हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बीपीएससी लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग का पेपर जो कि 27 को हुआ था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आने में थोड़ा डिले हो गया है बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन था। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को क्या क्या सोल्यूशन होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है द हाइट डिस्प्लेसमेंट ऑन अ वर्टिकल फोटोग्राफ। तो ये इसको हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का? डी इज इक्वल टू आर एच बाई एच। इसके प्रोपोर्शनल होता है, आप देख सकते हैं। देखिए आर क्या है यहाँ पे? रेडियल डिस्टेंस, टॉप का, ऑब्जेक्ट के टॉप का रेडियल डिस्टेंस प्रिंसिपल पॉइंट से। और एच क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट। और ये एच क्या है? फ्लाइट हाइट। आप देख सकते हैं कि आर और एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कैपिटल फ्लाइंग हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन इसमें से क्या है? इंक्रीज एज द ग्राउंड एलिवेशन डिक्रीजेस, नहीं, इंक्रीज होता है इंक्रीज के साथ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डिक्रीज एज द फ्लाइंग हाइट डिक्रीजेस, नहीं, ये इन्वर्सली होता है, तो डिक्रीज में यहाँ पे इंक्रीज आना चाहिए था। तीसरा है इंक्रीज एज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, ये आर की बात कर रहा है, मतलब आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आंसर आ जाएगा इसका सी। सेकेंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन। कह रहा है विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन का इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। कौन कौन से होते हैं? तो पहले देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से होते हैं। टोन होता है, शेप होता है, साइज होता है। टोन, शेप, साइज, टेक्सचर, पैटर्न, शैडो और एसोसिएशन, ये तीन। और ये टोन, साइज, शैडो और पैटर्न, ये भी इसके अलावा होते हैं। डिस्टेंस इसमें से नहीं होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। पूछा है कि कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है ए एंड बी आर द टू टावर्स ऑफ इक्वल हाइट डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन द ईदर साइड ऑफ द नेडेड पॉइंट एट 3 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर डिस्टेंसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? नेडेड पॉइंट से एक कह रहा है 3 किलोमीटर पे है, दूसरा 5 किलोमीटर पे है, मतलब रेडियल डिस्टेंस आर की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि डिस्प्ले हाइट डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होगा? तो जानते हैं हम, अभी हमने देखा था ये फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू आर एच डिवाइड बाई एच होता है, मतलब यहाँ पे आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हाइट डिस्प्लेसमेंट आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जिसकी आर वैल्यू ज्यादा है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, हाइट डिस्प्लेसमेंट या फिर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे बी के लिए डिस्टेंस ज्यादा है तो इसके लिए रिलीफ डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी का ज्यादा होना चाहिए और ए का कम होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, हाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विल बी लेस देन द बी। तीनों के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सीडेंटल एरर किसको बोलते हैं? कंपनसेटिंग एरर को, कंपेंसेटिंग एरर को, कंपेंसेटिंग एरर को बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है जो इनएक्यूरेसी की वजह से होता है, जजमेंट की वजह से होता है। ये एक्सीडेंटल एरर का कोई लॉ नहीं है, कोई डेफिनेट नहीं है, ये कभी भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। बट छोटे छोटे अमाउंट के ज्यादा होते हैं, लार्ज अमाउंट के कम होते हैं। ये किसको फॉलो करता है? प्रोबेबिलिटी को। तो ये मैथमेटिकल लॉ तो फॉलो करता है लेकिन प्रोबेबिलिटी कर्व बनाते हैं इसके लिए। जनरली लार्ज नहीं, स्मॉल क्वांटिटी के ज्यादा होते हैं, लार्ज भी होते हैं, बट आउटलायर्स कम क्वांटिटी में होता है, इसीलिए आउटलायर्स यहाँ पे कम क्वांटिटी में होता है। मेन जो है वो एवरेज के पास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऑल्सो नोन एज द कम्युलेटिव, नहीं, कम्युलेटिव नहीं, इसको कॉम्पेंसेटिंग बोलते हैं। डू नॉट फॉलो इन डिफिनिट मैथमेटिकल लॉ, नहीं, ये मैथमेटिकल लॉ फॉलो करता है, प्रोबेबिलिटी लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है, ठीक है। कैन बी रिमूव्ड बाय अप्लाइंग करेक्शंस टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये भी सही है। देखिए करेक्शंस अप्लाई करके हम रिमूव कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कितना एरर है ये पता लगना बहुत जरूरी है। इसमें हमारे पास क्या होता है, कभी ज्यादा है कभी कम है, कितना कंपनसेट हो गया, एक्यूरेट तो नहीं होता है कि कंप्लीटली रिमूव हो जाए। बट यहाँ पे चूंकि दो ऑप्शन कंफ्लिक्टिंग है, कई लोग बोलेंगे कि मैथमेटिकल लॉ को फॉलो नहीं करता है, वो बात भी आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन से मेरे को ये वाला ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है और प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का, ये प्रोबेबिलिटी लॉ फॉलो करता है। हाँ, ये भी बात सही है कि इसको हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, बट इसको रिमूव भी कर सकते हैं, तभी तो हम पढ़ते हैं थियरी ऑफ एरर्स वाले में। लिविंग वेजिटेशन अपीयर्स ऑन फॉल्स कलर आईआर इमेज, तो आईआर इंफ्रारेड इमेज जो होता है उसमें लिविंग वेजिटेशन कैसे दिखता है, ग्रास कैसा दिखता है? तो ग्रास मेनली सारे रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए वो रेड अपीयर होता है। मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर जियो रिफरेंसिंग ऑफ इमेज विद एरर एस्टिमेशन, कितने? तो 3 चाहिए। 3 से ज्यादा अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसमें रेजिडुअल एरर अक्यूमुलेट होना शुरू होगा, तो इसलिए मिनिमम 3 चाहिए होता है। Co-planar system of force P and 2P in Newton as shown below is in equilibrium। कह रहा है the force F2 and F3 respectively। F2 यहाँ पे है और ये F3 पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है, आप मोमेंट ले लीजिए इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लीजिए, इन दोनों का तो मोमेंट जीरो हो जाएगा, बच गया F3 F2 and 2P
F2 का आ जाएगा F2 इंटू 15, F3 का आ जाएगा F3 इंटू 20 और F2P का आ जाएगा 10। ठीक है, मोमेंट लेंगे तो आपके लिए 2 अननोन रहेगा। सिमिलरली सिग्मा FV कर दीजिए, सिग्मा FV इज इक्वल टू 0, तो आपको दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। आंसर मिलेगा 0 एंड P अपवर्ड, माइनस में आएगा इसलिए अपवर्ड, आंसर हो जाएगा C। बेस्ड ऑन द IS कोड रिकमेंडेशन द इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ ऑफ टी बीम, IS 456 में है, IS 456 में ये क्लॉज है। आप देख सकते हो इसमें किसके लिए पूछा है, टी बीम के लिए। तो टी बीम के लिए क्या है, L0/6 प्लस BW प्लस 6DF। आंसर कौन सा है, आंसर है डी। 8 हो गया। नेक्स्ट है द बॉन्ड फेलियर इन आरसीसी स्ट्रक्चर बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील इज। बॉन्ड फेलियर जो होता है वो किस किस की वजह से होता है, कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ कंक्रीट अराउंड द सरफेस बार। मतलब इसकी वजह से क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होता है कंक्रीट का रेनफोर्समेंट के चारों तरफ, बिल्कुल सही। क्रशिंग ऑफ कंक्रीट बिटवीन द रिब्स ऑफ द डिफॉर्म्ड बार, ये भी सही है। और फेलियर ऑफ एडहेशन बिटवीन द कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट बार, ये भी सही है। तीनों के तीन ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। For the development of full strength in stirrups, the development length shall be bent satisfying the following criteria। डायरेक्टली कोड के उठा के दे दिया है, कोड का ये है क्लॉज नंबर 26.2.4 IS 456 2000 का। आपको अगर नहीं पता तो डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं, सेम टू सेम ये प्रोविजन को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया है। और आप जब इसको पढ़ोगे तो सारे स्टेटमेंट आपको सामने मिल जाएंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर 90 डिग्री बेंड हो तो कम से कम कितना, एटलीस्ट 8 टाइम्स तक हमें इंक्रीज करना होता है। और अगर 135 डिग्री पर बेंड हो तो एटलीस्ट 6 टाइम हमें इंक्रीज करना पड़ता है, मतलब जो हुक लेंथ है। और अगर 180 डिग्री पर बेंड है तो कम से कम 4 टाइम बेंड करना होता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब कंटिन्यूअस वन बी स्लैब है और यहाँ पे लोड दिया हुआ है, बट यहाँ पे सिंपली क्या पूछा है, ओवरऑल डेप्थ पूछा है। तो ओवरऑल डेप्थ पूछा है तो यहाँ पे हमें करने की क्या जरूरत है, इफेक्टिव डेप्थ हमें 140 गिवन है, बार की डाया गिवन है कितना 10, तो 5/2, तो 5 हम इसका ऐड करेंगे प्लस 15 mm कवर का ऐड करेंगे, मतलब 140 प्लस 20 160 mm। यहाँ पे बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव थिकनेस दे रखा है बेसिकली, और ओवरऑल डेप्थ पूछ रहा है। तो इफेक्टिव डेप्थ प्लस हाफ टाइम ऑफ द डाया ऑफ द बार प्लस क्लियर कवर। अब बीम इज ऑफ स्क्वायर सेक्शन ऑफ साइड बी, स्क्वायर कह रहा है और कह रहा है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस F है, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। कह रहा है कि एक बार अगर कोई स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का बीम ऐसे लगाया जाए और एक बार हम ऐसे प्लेस करें तो दोनों के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या रेशियो होगा। सिंपल है, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों का निकाल सकते हैं। इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा AQ/6 और इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब बेसिकली सेक्शन मॉड्यूलस क्या आएगा, AQ/6√2। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, √2। मतलब ये वाला शेप इससे सेकेंड वाले शेप से, फर्स्ट वाला जो शेप है वो सेकेंड वाले शेप से 1.414 टाइम्स ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेंथ रखता है। मतलब इसके पास 1.41 टाइम्स ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेंथ है इस वाले शेप से, इसलिए हम इस ओरिएंटेशन में प्रोवाइड करते हैं बीम को। नेक्स्ट है अ रेक्टेंगुलर चैनल एंड अ रेक्टेंगुलर चैनल हैव सेम डेप्थ ऑफ फ्लो, सेम टॉप विड्थ है और कह रहा है कि सेम एवरेज वेलोसिटी भी है। फ्राउड नंबर कह रहा है ट्रायंगुलर चैनल का अगर √2 है तो रेक्टेंगल चैनल का कितना होगा। देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं फ्राउड नंबर की वैल्यू क्या होती है। फ्राउड नंबर कैसे फाइंड करते हैं, फ्राउड नंबर FR इज इक्वल टू V डिवाइड बाई √GL। ठीक है, इसमें GL क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है। अब यहाँ पे V तो बोल दिया है कि सेम है, तो V के तो हमें जरूरत नहीं है। तो FR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D भी सेम है, चलो तो छोड़ देते हैं, बच गया सिर्फ √L, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बच गया। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ किसके बराबर होता है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ L होता है किसके बराबर, एरिया अपॉन टॉप विड्थ। ठीक है, दोनों का यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। अब देखिए दोनों की वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो अगर हम पहले रेक्टेंगल का फाइंड करें तो एरिया BY डिवाइड बाई वाई, तो क्या बच जाएगा B, मतलब बेसिकली Y बच जाएगा। ठीक है, B नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो रेक्टेंगल के लिए तो Y बच गया, और ट्रायंगल के लिए क्या बचेगा, अगर हम फाइंड करेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया, और टॉप विड्थ तो T है, तो TY डिवाइड बाई 2T, तो यहाँ से बच जाएगा Y/2 ट्रायंगल के लिए। अब इन दोनों को अंडर रूट करके आप यहाँ पे इंसर्ट कर देना, FR1 डिवाइड बाई FR2, FR1 की जगह √2 प्लेस कर दो, FR2 अननोन रह गया, इन दोनों का रेशियो फाइंड करो आप, तो क्या बच जाएगा 1, आंसर बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूनिट हाइड्रोग्राफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अजम्पशन पूछा गया है, मैंने सारे अजम्पशन यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिए। कई बार पूछा जाता है कि टाइम के साथ टाइम इनवेरियंस होता है
और लीनियर रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स क्या होता है? लीनियर रिस्पॉन्स, लीनियर रिस्पॉन्स और टाइम इनवेरियंस। लीनियर रिस्पॉन्स एंड टाइम के साथ इनवेरियंस होता है और लीनियर रिस्पॉन्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो याद रखना है आपको। द पोरोसिटी ऑफ अ सर्टेन सैंपल, यहाँ पे पोरोसिटी दिया हुआ है 50%, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो ICR क्या होता है? G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। अब यहाँ पे ई पहले फाइंड करना है क्योंकि एन दिया हुआ है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन डिवाइड बाई 1 माइनस एन, तो 0.5 डिवाइड बाई 0.5, 1 माइनस एन करेंगे तो 0.5 मतलब 1। ई की वैल्यू क्या आ गया? 1, तो 1 प्लस 1 2, जी माइनस 1 हो गया 1.7, 1.7 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा 0.85। नेक्स्ट कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हाइड्रोमीटर रीडिंग इक्वेशन। हाइड्रोमीटर रीडिंग में क्या, हाइड्रोमीटर का क्या इक्वेशन होता है? हाइड्रोमीटर का इक्वेशन अब देखिए, हाइड्रोमीटर के लिए सिंपल सा होता है कि 3 करेक्शन अप्लाई करते हैं। पहला होता है वेसिकल्स करेक्शन, दूसरा होता है टेम्परेचर करेक्शन और तीसरा होता है डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। तो मेंसिकस करेक्शन हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव, और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन हमेशा नेगेटिव ही होता है, इसका साइन कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन टेम्परेचर का करेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है तो पॉजिटिव, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर से अगर कम टेम्परेचर है तो निगेटिव, तो इसलिए टेम्परेचर के साथ दोनों। बाकी मेंसिकस करेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव, और इसको हम हाइड्रोमीटर रीडिंग में ऐड कर देते हैं, तब करेक्टेड रीडिंग मिलता है, ठीक है, तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है कि 50 ग्राम, यहाँ पे माइनस नहीं है, मास है, 50 ग्राम ऑफ मास 75 माइक्रोन ओवन ड्राइड सॉइल सैंपल यूज्ड इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस। अभी हाइड्रोमीटर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 50 ग्राम सॉइल सैंपल लिया गया है, करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग कह रहा है आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट के बाद हाइड्रोमीटर की करेक्टेड रीडिंग, जिसकी वॉल्यूम है हाइड्रोमीटर की 1000 सीसी सस्पेंशन, मतलब जो टोटल सैंपल हाइड्रोमीटर हम जिसमें डिग कर रहे हैं उसका टोटल वॉल्यूम है 1000 सीसी। हाइड्रोमीटर की रीडिंग कितनी आई? 25, मतलब ये क्या है? RH की वैल्यू है। द इफेक्टिव डेप्थ HE की वैल्यू दे रखा है कितना? 12.13, और कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.75 अगर हम लेते हैं, और विस्कोसिटी ऑफ वाटर को 0.01 पॉइज लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, मतलब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे, मतलब उसकी पोजीशन क्या होगी और कितना परसेंट पे वो लाई करेगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखते हैं, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि स्टोक्स लॉ को कैसे मॉडिफाई किया गया है डायमीटर फाइंड करने के लिए। मतलब ये हाइड्रोमीटर है, तो ये यहाँ पे ये H की वैल्यू, ये सारा नोमेनक्लेचर आपने पहले से भी पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला होता है डायमीटर को यूज करके, मतलब स्टोक्स लॉ को ही मॉडिफाई कर दिया गया है D की फॉर्म में। तो D हम यहाँ पे सारी वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे ईटा क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी, जिसे म्यू से भी जानते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी है। लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या रखना है? हमें डायरेक्टली पॉइज में रखना है, या फिर डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी कहते हैं इसको। तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे पॉइज में इंसर्ट करना है। HE की वैल्यू सेंटीमीटर में रखनी है, और जी की वैल्यू क्या है? आपको यहाँ पे 981 सेंटीमीटर में ही रखनी है सारी वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू सेंटीमीटर में रखनी है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। गामा डब्ल्यू की वैल्यू ग्राम पर मिलीलीटर में रखनी है, और डी इससे हमें किसमें मिलेगा? सेंटीमीटर में, ठीक है। सारी वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, तो देखिए आते हैं यहाँ पे अंडर रूट 0.3, अंडर रूट 0.3 इंटू म्यू है यहाँ पे। अब म्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 0.01, तो ये पॉइज में डायरेक्टली दिया हुआ है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे। इंटू HE, तो HE कितना दिया हुआ है? 12.13, सिंपल है। डिवाइड बाई जी कितना है? 981 यहाँ पे प्लेस करना है हमें, इंटू G-1, तो जी कितना है? 2.75 माइनस 1, तो 1.75 हो जाएगा, इंटू टी मतलब टाइम, टाइम कितना है यहाँ पे? टाइम है यहाँ पे 2 मिनट दिया हुआ, हाँ 2 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे 2 फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 0.0032 सेंटीमीटर, मतलब 0.032 mm में, ठीक है, 0.032 mm में, ठीक है। और ये n है, मतलब परसेंटेज फाइनल देन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज फाइनल देन के लिए वैल्यू ये रहा, अब इसमें इंसर्ट करके निकाल सकते हैं वैल्यू। तो देख लेते हैं परसेंटेज फाइनल देन की वैल्यू क्या आएगी। जी, तो जी कितना है? 2.75, तो 2.75 डिवाइड बाई G-1, तो 1.75 इंटू वी, तो वी यहाँ पे 1000 है, वॉल्यूम यहाँ पे 1000 दिया हुआ है, डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉलिड मास यहाँ पे 50 ग्राम दिया हुआ है, इंटू आर कितना है यहाँ पे? रीडिंग 25 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 78.6%। वैसे दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए दोनों बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट द
सिंपल है, यहाँ पे आपको W1, W2, W3, W4 चारों दिया हुआ है। फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, फॉर्मूला में आपको इंसर्ट कर देना है W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, सारी वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा 2.57। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइन सैंड इज 0.012 centimeter per second at the void ratio this much. Estimate the increased probability using the Kozny-Korman formula of this same sand when its void ratio has increased. तो वैसे तो Kozny-Korman फॉर्मूला काफी लंबा है, लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें void रेशियो के साथ डायरेक्टली कंपेयर करना हो, मैं आपको पूरा फॉर्मूला भी बता देता हूँ एक बार, और फिर हम कंपेरिजन का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। ये देखिए पूरा फॉर्मूला क्या है, तो k इज इक्वल टू 1/c 1/s² गामा w डिवाइड बाई म्यू इंटू ई क्यूब, पोरोसिटी का क्यूब डिवाइड बाई 1 + e। पूरा फॉर्मूला ये है। लेकिन जब हमें कभी दो कंपेयर करना होता है, दो परमिबिलिटी को, और वाइड रेशियो सिर्फ चेंज दिया हो, तो उसके लिए आप लोग फॉर्मूला याद रख लीजिए, k1 डिवाइड बाई k2 इज इक्वल टू e1² डिवाइड बाई e2²। यही फॉर्मूला यहाँ पे आपको यूज करना था, बाकी ये पूरे फॉर्मूले की जरूरत है नहीं, बाकी सबको कांस्टेंट कर दोगे तो आपको बेसिकली आप इसको भी डिवाइड करो, सिर्फ ये सब कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, e³ डिवाइड बाई 1 + e। यहाँ पे अगर आप डिवाइड करो, इसको एक्सपेंड कर दो, तो e³ प्लस e² बच जाएगा। तो e³ प्लस e² वैसे ही बचेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली स्क्वायर फॉर्मेट में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे एग्जैक्ट चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला एडॉप्ट करना है, और अगर अप्रोक्सीमेट अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ चाहिए तो आपको इसको यूज कर लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, k1 डिवाइड बाई k2, k1 कितना है, k1 दिया हुआ है यहाँ पे 0.012 डिवाइड बाई k2 इज इक्वल टू 0.57 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.72 का स्क्वायर। यहाँ से k2 आ जाएगा 0.019। ठीक है, 0.019, मतलब आंसर आ जाएगा नियरेस्ट अबाउट बी ऑप्शन। ठीक है, गिवन द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ क्ले लेयर, एम भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, गामा डब्ल्यू दिया हुआ है, और कह रहा है कि यहाँ पे डबल ड्रेनेज है, 8 मीटर थिक है, और एक्सेस लोड दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल सेटलमेंट निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे तो आधा चीज फालतू का दे रखा है। फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, टोटल सेटलमेंट इज इक्वल टू, अगर हमें एम बी से निकालना है तो H0 इंटू एम वी, H0 इंटू एम वी इंटू एक्सेस प्रेशर। यहाँ पे H0 कितना है, 8 मीटर थिक है, और यहाँ पे एम वी कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻⁻⁴, मतलब 10⁻⁻⁴ इंटू एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर कितना है, 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.08, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पे मैच करना है। देखिए सबसे आसान है कि वेन शियर टेस्ट है, तो ये अनड्रेन्ड कोहेजन को कैलकुलेट करता है, और एसपीटी टेस्ट क्या करता है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट करता है। तो दो चीज यहाँ से मिल गया, तो आपको वैसे भी आंसर मिल गया, और ये भी है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट क्या करता है, स्किन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता है। आंसर यहाँ से क्लियर सी पता लग जाएगा। नेक्स्ट है कि फॉर अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, द इंक्रीज इन द पोर वाटर प्रेशर। बेसिकली फॉर्मूला पूछा है कि पोर वाटर प्रेशर जो पैरामीटर है, जो न्यूमेरिकल मेथड है या फिर फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला ये है 22 नंबर का, ये चेंज इन पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू, ये दोनों ए और बी पोर वाटर प्रेशर मेजरिंग पैरामीटर्स हैं। स्केम्पटन ने दिया था इसको, स्केम्पटन पोर वाटर प्रेशर कहते हैं, स्केम्पटन पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर्स ए और बी। ठीक है, तो ये है करेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट है, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक क्ले लेयर है जो कि 5 मीटर थिक है और 300 दिन लेता है 50% कंसोलिडेशन को अकर होने के लिए। ठीक है, और कह रहा है कि वो डबल ड्रेनेज में जब है तब, कह रहा है कि सेम क्ले लेयर को अगर हार्ड रॉक अंडरलेन बाय हार्ड रॉक, मतलब नीचे से हार्ड रॉक आ जाए, तो टाइम टेकन कितना लगेगा सेम कंसोलिडेशन के लिए। क्या हो गया, यहाँ पे डबल ड्रेनेज था, अगर नीचे से रॉक आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, अभी वन वे ड्रेनेज हो गया, मतलब सिर्फ ऊपर निकल सकता है वाटर, अब नीचे नहीं आ सकता। यहाँ पे 2 वे ड्रेनेज से डबल ड्रेनेज से सिंगल ड्रेनेज में कन्वर्ट हो गया। तो हम सिंपल सा प्रॉब्लम जानते हैं
कि सिंगल से डबल हो तो कितना होता है, सीधा स्क्वायर टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स अगर आप यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, 300 का 4 1200। ये फॉर्मूला होता है टीवी इज इक्वल टू सी वी इंटू टी डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पे ड्रेनेज पाथ जितना है उसका स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस या फिर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ड्रेनेज पाथ 2 से लेके 1 हो गया, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 1200 डेज। एंड द एक्शन ऑफ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन द पाइल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब रिसेंट फिल होता है तो जब पाइल को हम डिग करते हैं, डिग पाइल, तो उसके साथ में ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, यहाँ पे स्किन आता है, उसके साथ क्या होता है, साइड का सॉइल भी सेटल होता है नीचे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अलाउबल लोड है वो कम रखना पड़ता है हमें, क्योंकि सॉइल भी साथ में सेटल हो रहा है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्पायर फुटिंग है, नेट लोड कह रहा है 1200 किलो न्यूटन है, डिटरमाइन कह रहा है कि साइज बताओ कितना होगा। डेप्थ ऑफ फुटिंग यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर, टॉलरेबल सेटलमेंट दिया हुआ है 40 mm, कह रहा है कि सॉइल इज सैंडी विद एन वैल्यू, एन वैल्यू यहाँ पे 13 दिया हुआ है, कह रहा है कि वाटर टेबल बहुत ही नीचे है। तो इसको हम सिंपल से फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो टैंक्स फार्मूला है, टैंक्स फार्मूला TENGS, टैंक्स फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हो। क्यू एन यू इज इक्वल टू, वैसे अगर हम देखें तो क्या होता है 0.33 इंटू एन स्क्वायर इंटू बी इंटू डब्ल्यू गामा प्लस 1 इंटू 100 प्लस एन स्क्वायर इंटू डी एफ इंटू डब्ल्यू क्यू। यहाँ पे सारी वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए, 0.33 इंटू यहाँ पे n कितना है 13 का स्क्वायर, और बाकी विड्थ को सबको 1 ले लेना है, b इंटू 1, बी को यहाँ पे अननोन रखना है क्योंकि b हमें फाइंड करना है, b इंटू 1 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 13 का स्क्वायर इंटू 2, 2 इंटू 1.0, मतलब यहाँ पे विड्थ जहाँ भी है वहाँ पे 1 ले लेना है। आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 1.39, 1.39 के आसपास का एक ही ऑप्शन है ये। मतलब यहाँ पे जो ये ट्रायल एंड एरर इक्वेशन बनेगा लास्ट में कुछ इस तरह से कि 55.77 बी क्यूब प्लस 538 बी स्क्वायर माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसमें थर्ड पावर और सेकंड पावर होगा। तो इसको ट्रायल एंड एरर से फाइंड करोगे तो इसका जो प्लॉट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता है। मान लेते हैं 0 यहाँ पे है, तो ये प्लॉट कुछ ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे 0 है, तो एक ही यहाँ पे पॉजिटिव रूट होगा, बाकी सब नेगेटिव रूट है जो कि 1 पॉइंट समथिंग पर लाई करेगा। तो इसलिए 1.3 वाला जो पॉजिटिव रूट है वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, 1.3 mm साइज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि 450 mm वाइड स्क्वायर सेक्शन है, कंक्रीट पाइल है, 15 मीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पे पाइल है और दिया क्या हुआ है, अनडिस्टर्ब सैंपल को जब टेस्ट किया गया कंप्रेशन टेस्ट में, तो ये अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, ये क्यू यू की वैल्यू है। कैलकुलेट अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी, अगेन वेरी इजी, यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला इंसर्ट कर देना सीधा। तो फॉर्मूला क्या होता है क्यू यू के लिए, देखिए क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी इंटू ए पी, पहले हम लेंगे पॉइंट बियरिंग का, प्लस अल्फा एपरेंट कोहेजन इंटू सर्कमफ्रेंशियल एरिया, ये होता है टोटल। तो इसमें हम पॉइंट बियरिंग और स्किन फ्रिक्शन दोनों का स्ट्रेंथ ले रहे हैं। तो सी देखिए यहाँ पे सी कितना है, तो सी हमें इसका हाफ लेना पड़ेगा क्योंकि ये कोहेजन जो होता है वो क्यू यू डिवाइड बाई 2 होता है। तो यहाँ पे 37.5 इंटू 9, यहाँ पे दिया हुआ 9 एनसी की वैल्यू, इंटू 0.045 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो उसको मीटर में चेंज कर देंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा एरिया, प्लस नीचे वाले का देखते हैं तो 0.8 इंटू 37.5, यहाँ पे 4 इंटू 0.45 इंटू 15, सारी वैल्यू यहाँ पे खाली इंसर्ट कर देनी है आपको, आंसर मिल जाएगा। आंसर मिलेगा 878.34, एक्यूरेट आंसर है 878.34, बट अप्रोक्सीमेट आपको 878। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांजिशन कर्व अप टू 9 डिग्री, 9 डिग्री तक क्या होता है, रेडियस डिक्रीजेस एज द लेंथ इंक्रीजेस। तीनों ही बेसिकली 3 तरह के जो ये स्पाइरल कर्व होते हैं, चाहे वो क्यूबिक पैराबोला हो, चाहे लेमनिस्केट हो, चाहे स्पाइरल हो, तीनों ही 9 डिग्री तक, प्रैक्टिकली 9 डिग्री तक, थियोरेटिकली 4 डिग्री तक और प्रैक्टिकली 9 डिग्री तक कोई भी शेप में अंतर नहीं देखने को मिलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तीनों का शेप और पाथ सेम ही होता है, बट आगे जाके सब अलग अलग हो जाते हैं। तो तीनों में क्या खास बात होती है कि रेडियस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन लेंथ, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका रेडियस घटता जाता है। ये तीनों में प्रॉपर्टी होता है
प्रैक्टिकली 9 डिग्री तक और थेरेटिकली 4 डिग्री तक। यहाँ पे अप टू 9 डिग्री पूछा है, तो ये प्रैक्टिकली पूछ रहा है। इफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन वाटर द हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग। कह रहे सिर्फ बॉइलिंग से कौन सा ऐसा हार्डनेस है जो रिमूव नहीं होता है, मतलब परमानेंट हार्डनेस इससे किसके द्वारा कॉज होता है। देखिए परमानेंट हार्डनेस किस किस की वजह से होता है, सल्फेट की वजह से, क्लोराइड की वजह से, नाइट्रेट की वजह से भी होता है। सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट की वजह से टेम्पररी हार्डनेस होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा भी हुआ है कि मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट, क्लोराइड एंड नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कौन सा, परमानेंट हार्डनेस। और यहाँ पे आपको टेबल भी दिखेगा कि जो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की, वो टेम्पररी हार्डनेस को कॉज करते हैं जो कि बॉइलिंग से रिमूव हो जाते हैं। पर परमानेंट हार्डनेस में क्या क्या आता है, सल्फेट आता है, क्लोराइड आता है और नाइट्रेट आता है, ये तीनों आते हैं। तो सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट तो हो गया, पांचवा नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा बी, 1 2 3 4। नेक्स्ट है कि एज पर IRC 37 1970, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, कई बार आया हुआ है। तो पहले जब 1970 में आया था तो CBR टेस्ट में जो रोड डिजाइन होता था फ्लेक्सिबल पेमेंट, वो कैसे डिजाइन होता था, मतलब CBR टेस्ट कहाँ पे करते थे हम, तो ये ऑप्शन है, रिमोल्डेड सॉइल इन द लेबोरेटरी। ओनली लैब में लाके हम CBR वैल्यू फाइंड करते थे और उसी के बेस पर हम डिजाइन करते थे कास्ट, मतलब C2 सिचुएशन पे या फिर साइट पे जाके हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं होती थी CBR वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज नॉर्मल फ्लो दिया हुआ है ट्रैफिक का क्रॉस रोड A और B के लिए, दो रोड है। कह रहा है इसमें सैचुरेशन, मतलब ये नॉर्मल फ्लो भी दिया हुआ है, सैचुरेशन फ्लो भी दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि यहाँ पे ऑल रेट टाइमिंग दिया हुआ है 2 सेकेंड्स और ग्रीन टाइम कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर मतलब इन सब का कोई मीनिंग नहीं है। द एम्बर टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड फॉर ईच क्लियरेंस। टोटल साइकिल टाइम बहुत ईजी है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसको, सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए पहला ग्रीन टाइम कितना है 22.5 प्लस 29 सेकेंड प्लस, अब यहाँ पे ग्रीन टाइम, तो यहाँ पे क्या करें एम्बर टाइम 2 सेकेंड ईच फॉर ईच क्लियरेंस। 2 सेकेंड, यहाँ पे 2 रोड है तो 4 सेकेंड चाहिए होगा, 4 सेकेंड प्लस, अब यहाँ पे पेडेस्ट्रियन के लिए कितना टाइम है 2 सेकेंड, यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। तो जब आप सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 57.5 सेकेंड, जो कि इसमें से ऑप्शन नहीं है 57.5। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर जो इसका आएगा 57.5 सेकेंड, क्योंकि सारे ऑप्शन 0.5 में दिया हुआ है बट 57 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होना चाहिए। कई लोग बोलेंगे 67 आएगा, बट दैट इज नॉट द करेक्ट, एग्जैक्ट आंसर इज 57.5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। ये था, चलिए मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है आज, मैं कल इसके बाकी के जो पार्ट बच गए 30 के बाद मैथमेटिक्स के साथ वो सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा कल। एक ही इसका एक और पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल। और कुछ जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मिलते हैं बाकी के पास 50 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू ऑल, थैंक यू।